कहानी की शुरुआत 5000 साल दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था। इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको ऐसी ताकत दे सकती थी। इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और शहर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता था। इसी के लिए इस मटेरियल का नाम इटरनियम है, जिसकी मदद से ये ऐसा ताज बना लेगा। इसी से ये अपने अंदर हीरो वाली सारी ताकतों को हासिल कर सकता है। यहाँ के मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। इसी के दौरान एक मजदूर को वो इटरनियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द वो अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सारी ताकत मिलने वाली है। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और सारे लोगों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो उसे मारने का हुक्म दे देता है और जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है वो एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे देवता बैठे होते हैं। पीछे गॉड्स और देवता बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुमने हिम्मत की, हमें अच्छा लगा, इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज से हम बोलोगे तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम उस जालिम राजा को हरा सकते हो। फिर वो छोटा लड़का करता भी ऐसे ही, उससे जैम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ वो राजा वो ताज पहन ही रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर आ जाए। लेकिन जो छोटा लड़का जो सिजम बोले पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो वहाँ की तबाही मचा देता है, सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। और यहाँ से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। वो टाइम पे हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ एक गैंग ने पूरे शहर पे कब्जा किया होता है, कि लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, पूरी तरह से पूरे शहर पे कब्जा किया होता है। असल में इस गैंग का सिर्फ एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी क्राउन उसी ताज की तलाश कर रहे हैं जो उस जालिम राजा ने 5000 साल पहले बनाया होता है, जो खुद तो मारा गया था लेकिन वो ताज यहीं इसी शहर में कहीं न कहीं दफन होया होता है। फिर हम एक लड़की को देख सकते हैं जिसका नाम भी एड्रियाना है। वो भी इसी ताज की तलाश में होती है, जो कि चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट होती है, आर्कियोलॉजिस्ट है। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो चीजों की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की काफी चीजों की मालूमात रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक केव में जाती है, गुफा में जाती है, जहाँ इसे बहुत मुश्किलों के बाद वो ताज मिल भी जाता है। फिर एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ होता है जिसने पूरी गैंग पर कब्जा किया होता है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपनी गैंग को उस गुफा के अंदर बुला लेता है। तभी इसी की तरफ वो गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं एड्रियाना वो हमें वो ताज दे दो। तभी ये लड़की नीचे की तरफ देखती है, वहाँ कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तभी उसे वो पढ़ती है, वो वर्ड्स पढ़ते ही उसके मुंह से निकल जाता है सिजम। वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सभी गुंडों को मारने लग जाता है और इतना मारता है कि कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो उन गुंडों के साथ मिला हुआ होता है, वो मरने का नाटक करने लग जाता है। एड्रियाना की जान यहाँ पे बच जाती है क्योंकि एड्रियाना ने उसे जगाया होता है, तो वो एड्रियाना को कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वही होता है कि गेम के और लोग आ जाते हैं और उस पे एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी इटरनियम मटेरियल से बना होता है जिससे वो ताज बना हुआ था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम मारने वाले की तो जान ले लेता है, लेकिन उस इटरनियम मिसाइल की लगने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और इससे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि इटरनियम ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी इटरनियम से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। तो ये देखते हुए एड्रियाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रियाना के बच्चे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से उस द्वार के अंदर बंद, क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा है, इसलिए आप हमारा मसीहा बन के आए हो, आप ही हमें उस गैंग से बचाओ। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इसलिए इसको बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कहता है मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है, फिर शहर को देखने लगता है। फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आए
सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिससे कि आम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है और कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो वो पहले की तरह बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है और अगर वो पागल हो गया, गुस्से में हो गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। फिर वो टीम इकट्ठी करते हैं और उसमें और भी सुपर हीरो शामिल हो जाते हैं जिससे कि उसे रोका जा सके और सब मिलके ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियाना को पकड़ने के लिए वही गैंग उसके घर पहुंच जाती है क्योंकि उनको पता था वो ताज उसके पास है। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो तभी ब्लैक एडम आता है और उन सबको बचाता है और फिर से उसी गैंग को मार देता है और बचे हुए लोगों से ये फाइट कर ही रहा होता है। तभी पीछे से हॉकमैन की बनाई हुई टीम पीछे से आ जाती है और ब्लैक एडम से फाइट करने लगती है, लेकिन अकेला ही इन पे ब्लैक एडम भारी था। गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी के लोग मिलकर ये सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और फिर आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी टीम जो फॉक्स की टीम बनाई हुई है वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उसे पकड़ने में। एड्रियाना उनसे कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये सब शुरू हो रहे थे, तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें सबको बचाया है और जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जिसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने इसी शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और फिर आखिरकार ये एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और फिर एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास लेके चली जाती है ताकि ये सब आपस में बैठ के बात कर सके और एक दूसरे की बातों को समझ सके और आपस की लड़ाई को आपस में खत्म कर ले। तभी दूसरी तरफ एड्रियाना का साथी उसके घर में एंटर हो जाता है, वो ताज को ढूंढ सके और उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ले जाता है। यहाँ बहुत ही चालाकी से एड्रियाना का बेटा अपनी माँ को कॉल कर देता है और सभी कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया और मुझे इस्माइल ने ही किडनैप कर लिया है। और फिर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी से और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है और ये दोनों इसी बात से राजी भी हो जाते हैं और साथ में मिलके उसके बेटे को ढूंढने भी लग जाते हैं। यहाँ पे हॉकमैन इस्माइल के 2 साथियों को पकड़ लेता है और मार के पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पे रखा है जो कि रेगिस्तान में है। और जब ये सब वहाँ पे पहुँचते हैं यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एड्रियाना के बेटे पे उसने इस्माइल ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखा है। और फिर वहाँ पे इस्माइल एक राज बताता है कि ये जो गैंग है इसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। और एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो ताज मुझे दे दो और वो परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। और इस्माइल उस बच्चे पे फिर भी गोली चला देता है। ये जब ब्लैक एडम देखता है तो वो तेज स्पीड से आके उस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पे इस्माइल को अपनी लाइटिंग से चला के मुकम्मल तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ पे ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया कि शायद कोई जानवरों पे भी ऐसा सलूक नहीं करता। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पे हमला कर दिया। वहाँ पे मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियां मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए तबाह हो गया। मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने, जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी और वो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा। इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा और मैं कई हजार साल तक उस केव, उस गार के अंदर बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए। वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी
पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम का वर्ड बोलता है, जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं है। और जब तक ये दोबारा शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये वापस से ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही ना सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारे ताकि वो मर के हेल में आ जाए, यानी कि जहन्नुम में आ जाए, और वो हेल के डीमन से यहाँ पे मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आके उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा, और उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था। ये सब बातें ये शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं। पहले जैसा इंसान नहीं था, ये सबाक बन चुका होता है। इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं। यहाँ पे काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबाक क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था ये सब मिल के भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं, मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं कि सबाक को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं, को बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा शज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त ज़ाया किए सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि उसी वक्त वहाँ पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाक को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़ के उसके दो हिस्से कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़ कर आखिरकार सबाक की जान ले लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। वो यहाँ पे ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, मुझे उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपने इस शहर से तुमने नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और कहता है कि मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी ही मर्जी करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए। और यहाँ पे सुपरमैन के ये कहते ही इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।